हाय। सो हाँ, अभी तक हमने एडिक्शन की बात की थी, बहुत सारी चीज़ों की बात की थी। अब बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी के साथ क्या गलत हो रहा है, सोसाइटी के साथ क्या गलत है एक्चुअली, और गलती कहाँ है। क्योंकि एक कोई क्राइम होता है, रूट कॉज़ देखा जाता है, रूट कॉज़ पे फिर लॉ लगाए जाते हैं, कानून वानून लगाया जाता है कि ये कानून होना चाहिए, इसको नहीं। जैसे मान लो दहेज प्रथा हो गई, डोरी डोरी वाला केस हो गया, तो देखा कि भाई अगर दहेज सही से नहीं मिलता लड़के वालों को, तो वो लोग बहू को जला देते हैं, मार देते हैं, बोल देते हैं भाई खाना बनाते बनाते मर गई, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये सब केसेस बढ़ने लगे बहुत ज़्यादा, तो इस पर लॉ आया क्योंकि उसको रूट कॉज बोला गया कि ये रूट कॉज है, दहेज नहीं चलनी चाहिए बस। उसके विपरीत दहेज अभी भी चल रहा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, चल तो रहा ही है वो तो, मतलब ऑन लॉ ही है। बट अब जब लड़की वाले ही नहीं कंप्लेन कर रहे, तो क्या ही रोकोगे। इन दी एंड हर एवरीबडी इज मेकिंग बिजनेस डील कि भाई वो डील सही चलती है तो चल रहा है, दहेज भी चल रहा है, डील ख़राब चली गई तो दहेज की कंप्लेन। दैट्स व्हाट द थिंग इज। तो रूट कॉज जानना पड़ेगा, और रूट कॉज दहेज के भी और अंदर जाता है, सिर्फ दहेज पे नहीं रुक जाता रूट कॉज, या फिर हर प्रॉब्लम से वहीं पे नहीं रुक जाती। अब जैसे मैं कई वीडियोस देखता हूँ, इसमें कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है एंड सिंगिंग ए सॉन्ग आफ्टर डूइंग दैट मर्डर एंड ऑल दैट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, क्योंकि ये बार बार होता रहेगा। ये एक जगह की बात नहीं, ये कहीं और होने वाला है, अभी इसी वक्त कहीं और होने वाला है। तो इसे रोकना तो पड़ेगा, और इसको रोकना है तो इसके रूट कॉज समझना पड़ेगा। इसका रूट कॉज यही है कि कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी में। पूरे शुरुआत के 10 साल हर इंसान सही होता है, 10-15 साल उस समय की जो एजुकेशन है वो बहुत मैटर करती है। बच्चों को दी हुई एजुकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इन एनी सोसाइटी व्हाटसोएवर बच्चों को दी गई एजुकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अब उन एजुकेशन में अगर आपने कॉन्शियसनेस को नहीं किसी तरह ट्रिगर किया अपने बच्चे की, कि कॉन्शियसनेस पे किसी तरह सवाल उठाऊँ कि कॉन्शियसनेस क्या है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में बात करूँ ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके, अगर आपने उस बारे में बात नहीं की, देन व्हाट विल हैपन कि चीज़ें बस बच्चा आपका मैनिपुलेट होने के लिए बाहर बना है, वो ईजिली मैनिपुलेट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा आगे। अब वो और कोई प्रॉब्लम कभी निगेटिव बन के नहीं आती, पॉजिटिव बन के आती है। तो आप हर कोई पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, पर अगर अनकॉन्शियस पर्सन अगर पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव चीज़ भी उसका नुकसान कर देगी। एक कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन माइंड के लिए, कि किसी बच्चे के लिए, किसी भी एडल्ट के लिए। एडल्ट में किसी में नहीं है, कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियसनेस आपके थ्रू एक्ट ज़रूर करती है, पर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कॉन्शियसनेस कुछ होती है। कॉन्शियसनेस आपके थ्रू एक्ट ज़रूर करती है। नॉट डिनाइंग दैट कि यू डोंट हैव ए कॉन्शियस, एवरीबडी हैज़ ए कॉन्शियसनेस। अब जो भी अच्छा डिसीजन लेते हो अपने कॉन्शियसनेस की वजह से ही लेते हो, बट उस कॉन्शियसनेस की मात्रा को बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए उसको समझना ज़रूरी है। उसको समझने के लिए आई वुड से रीड दिस बुक एज मच एज यू कैन, अष्टावक्र गीता। Read this book, read about people who are talking about Gita in a genuine way. They are talking about it. Okay? Read about psychology a lot, not from people who are shitting on things like ये syndrome वो syndrome। चीज़ों को गीता के पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा, तो जाके हम उसके बारे में समझ पाएंगे कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। क्योंकि जब इन दो लोगों को प्यार होता है तो उनके बीच में गीता होनी चाहिए, या दो लोग की अंडरस्टैंडिंग अगर है, दोस्ती भी है तो उसमें होनी चाहिए, बाप बेटे का रिश्ता भी है तो उसमें गीता होनी चाहिए, माँ बेटे के रिश्ते में भी गीता होनी चाहिए। हर रिश्ते के बीच में गीता का एक कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि गीता आपके कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करता है। आपका जितना कॉन्शियसनेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग दुनिया को लेके बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आप टॉक्सिसिटी से दूर रहोगे। टाइम से पहले आपको खुद को आहुति नहीं देनी पड़ेगी उस टॉक्सिसिटी को समझने के लिए। आप लड़के वालों की इंटेंशन पहले ही समझ जाओगे, किसी की आंखों में दिख जाता है भाई कोई कौन कैसा है। कई बार आप बात करते करते समझ जाओगे कौन कैसा है। आपको ये चाहिए कि आप टॉक्सिसिटी में घुसो नहीं, और और ये और उसके लिए ज़रूरी है कि आप घुसने से पहले समझ जाओ कि पूरा गेम क्या चल रहा है। पूरे गेम के लिए आपको साइकोलॉजिकली अवेयर होना पड़ेगा। साइकोलॉजिकली अवेयर होने के लिए आपको कॉन्शियसनेस समझना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस इज़ द बेसिक थिंग, और वो प्रैक्टिस होती है डेली। आप ऐसा नहीं कहते मुझे कॉन्शियस समझ में आ गई अब तो मेरी लाइफ का हिस्सा है। ये हाथ आपके लाइफ का हिस्सा है। आपका हाथ यूज़ करने के लिए आपको कॉन्शियसनेस जरूरत नहीं, कॉन्शियसनेस जाती रहती है अगर आप प्रैक्टिस ना करो तो।
तो यू हैव टू प्रैक्टिस कॉन्शियसनेस. फॉर दैट यू नीड टू वर्कआउट डेली एज मच एज पॉसिबल. जितना ज़्यादा वर्कआउट करोगे उतना ज़्यादा आपकी कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. अपने माइंड को जितना शांत रखोगे, अपने एंगर को, अपने गुस्से को अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज में यूज़ करोगे, स्पोर्ट्स में यूज़ करोगे, वो आपके लिए वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाएगा. बट जितना ज़्यादा अपने गुस्से को आप दूसरों की लाइफ ख़राब करने में यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करने में अपने आप को हेल्प करोगे, जितना ज़्यादा अल्कोहल, ड्रग्स ये सब लेने में यूज़ करोगे, अपने गुस्से का इस्तेमाल इन सब चीज़ों में करोगे, देन यू आर डन एंड डस्ट. क्योंकि इन दी एंड वो चीज़ आपको ट्रैप करते 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 एक कमज़ोर इंसान बना देगा. कमज़ोर इंसान सबसे पहले लात खाता है और उससे लात कमज़ोर इंसान को. कमज़ोर कभी मत बनना. कमज़ोर नहीं बनना है तो अपने कॉन्शियसनेस को रेडी रखो. उसके लिए आई विल से फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत नेसेसरी है. फिज़िकल एक्सरसाइज को अपना पर्सनल टाइम बना लो. पर्सनल टाइम को दो लोगों से बात करो, दोस्तों से बात करो, इन सब चीज़ों पर्सनल टाइम बनाओ. ठीक, दोस्तों से, फैमिली से, कज़िन से, मम्मी पापा से, और जिम टाइम, इन सबको अपना पर्सनल टाइम बना लो. बाकी सब चीज़ों को पर्सनल टाइम से हटा दो. काम कर, ताकि इससे ये भी हुआ कि काम में दिक्कत नहीं. कि एवरीथिंग इज़ वर्क नाउ, एवरीथिंग हैज़ बिकम वर्क. यू आर वर्किंग 24/7 नाउ. देयर इज़ नो सच थिंग कि 9 to 5 ही कर रहे हो आप. यू आर वर्किंग 24/7 नाउ. 24/7 का काम है अब आपका. अब ये नहीं है कि मतलब आपका काम बस एक ही बार रहेगा. 24/7 का ही काम रहेगा. अच्छी डील अच्छी चीज़ें देखो बाहर, घूमने की कोशिश करो, अपने आप को पुशअप चैलेंजेस दो, बेंच प्रेस चैलेंजेस दो, जितने दे सकते हो. मैराथन रन करो. कॉन्शियसनेस ईजिली नहीं आएगी, और एक बार कॉन्शियसनेस आ गई, उसका आइडिया भी लग गया, तो वो तुम कभी छोड़ोगे नहीं. तुम पूरी कोशिश करोगे उसे पकड़ के रखो अपने पास. एंड दैट इज़ हाउ यू शुड इवॉल्व. दैट इज़ हाउ एवरीबडी शुड इवॉल्व. कि आपको कॉन्शियसनेस समझ में आ गया, कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहे हो और आपको अच्छी तरह से आगे बढ़ना है, इस वजह से आप आगे जा रहे हो. राइट. नीड टू टेक थिंग्स इन चार्ज. नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्शियसनेस एक चीज़ होती है और वो अचीव करने लायक है. वो वर्थ इट है. वो वर्थ इट है. फॉर ऑल द सफरिंग यू आर गोइंग टू गो थ्रू फिजिकल सफरिंग एंड वट नॉट मेंटल सफरिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट. गालियाँ खाने वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं. फिजिकल सफरिंग की बात करूँ कि एक्सरसाइज करने की बात, इन सब चीज़ों की बात हो गई. वो इन सब के थ्रू जाओगे तो वर्थ इट है कॉन्शियसनेस पाना. सिर्फ पढ़नी नहीं है किताब के थ्रू बात करनी है लोगों से इस बारे में बात करनी है, लोगों से बोलना है इस बारे में साइकोलॉजिकली बात करनी है, लोगों को इस पर अटेंटिव रखना था. लोगों को अटेंटिव होगा, खुद भी अटेंटिव रहोगे. ये प्रैक्टिस है. ये जस्ट इरिवर्सिबल थिंग. इट्स नॉट वन वे थिंग कि तुम लोगों से बात करो, लोगों को समझ आ रही. तुम कौन सी बड़ी बला हो गई. तुम अपने लिए ही लोगों से बात कर रहे हो. कि तुम्हें भी अंडरस्टैंडिंग रखनी है सब चीज़ों के अराउंड. And that's how you will grow. That's the only way you will grow. Vulnerable ना रहो बिल्कुल भी. जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाओ. स्ट्रेंथ बढ़ाने का ही तरीका है मेंटली. जितना ज़्यादा अपने को कॉर्नर करोगे दूसरों से, वो तभी पॉसिबल है. तो तुम फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे. तो सोसाइटी में दिक्कत यही है, लोग कमज़ोर पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेते हैं. और एक बार आप कमज़ोर पॉइंट ऑफ व्यू डिसीजन लेते हो तो आप के सारे डिसीजन ख़राब ही होते हैं. फिर आप सोचते हो कि भाई मेरी शक्ल अच्छी है तो मेरी शादी हो जाए, और आप लड़की हो तो मेरी शक्ल अच्छी है. ये कमज़ोरी है भाई. ये कमज़ोरी है आपकी. आपको लगता है कि बस चेहरे के बलबूते का आपको शादी करनी है. आप अपनी कमज़ोरी दिखा रहे हो सामने वाले को. व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ, ऑन व्हाट परस्पेक्टिव यू वांट टू गेट मैरिड टू समवन. दैट रियली मैटर्स योर पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग. आप खुद को पर्सनैलिटी चेक नहीं कर सकते. चेक कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, सब अच्छा है मेरा. You cannot do that. You need to have feedback from people about your own personality. एक बार आपका फीडबैक अच्छा है लोगों से, अगर लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपसे जेन्युइनली सवाल पूछते हैं, अपने टफ टाइम्स में लोग आपको ही याद करते हैं, देन यू हैव गुड पर्सनैलिटी. आप ऐसे इंसान बने तब आप शादी करें. इट मेक सेंस. बट बस शक्ल दिखा के शादी करते हो, फिर फंसते हो इन सब चोचलों में, डोरी वाली, एलिमोनी वाली, देन इट्स योर ओन फॉल्ट यार. अपने कॉन्शियस डिसीजन कब लोगे तुम, ये बता दो मुझे. कब लोगे अपने कॉन्शियस डिसीजन, किस एज में लोगे. 35, 40, 45, 50, 60, कौन सी एज में, किस एज में तुम्हें लगेगा कि कॉन्शियसली तुम अवेयर हो गए. और तो तुम पता भी चल जाएगा तुम कितना प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ को. प्रैक्टिस अभी शुरू कर दो. कॉन्शियसनेस का वेट ना करो तुम्हारे पास आती रहे. वेट मत करो कॉन्शियसनेस का तुम्हारे पास आने के लिए.
प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस अपने टाइम पे आएगी जब आना होगा, बट हमें उसके आने के बाद भी वैसे ही ऐड करना है जैसे हम अभी ऐड कर रहे हैं। वी विल कंटिन्यू टू डू फिजिकल एफर्ट्स, वी विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन आवर ओन, बट नॉट ऑन ओन गोल्स, ऑन आवर सेल्स, ऑन आवर ओन माइंड, टू पीस आवर माइंड। प्रेजेंट में हमें रिजल्ट चाहिए, हमें फ्यूचर रिजल्ट नहीं चाहिए कि हमें बहुत बड़ा ड्रीम देखा है हमें वो सॉल्व करना है, नहीं, हमें प्रेजेंट में रिजल्ट चाहिए। प्रेजेंट में अगर रिजल्ट चाहिए तो हमें प्रेजेंट मेंटल पीस के लिए चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब आप काफ़ी अपने आप को थोड़ा फिजिकली फिट रखोगे। फिजिकली फिट रखने का मतलब ये नहीं है कि आप शरीर दिखाना चाहते हो कि मेरे एब्स आ गए, मेरी बॉडी आ गई, नहीं, वो मतलब नहीं है। फिजिकली फिट का पूरा मतलब यही है कि आपका आपकी मेंटल पेशेंस आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। आप एक प्रोसेस कई टाइम तक कर सकते हो, दैट इज़ व्हाट फिजिकल फिटनेस इज। आप ये चीज़ में कंसिस्टेंट रह सकते हो। अपने माइंड को कंट्रोल करो, और कंट्रोल करने का यही तरीका है। आप चिल्ला के कंट्रोल नहीं कर सकते किसी और का माइंड पे। आप अपने बच्चे पे चिल्ला के उस ये नहीं बोल सकते कि ऐसे करो वैसे करो, नहीं, उसको सिखाना होगा कि उसको अपना माइंड कैसे कंट्रोल करना है। आपको खुद को सिखाना होगा अपना माइंड आपको कैसे कंट्रोल करना है। एंड इट गोज़ फॉर everyone, even in the management, even in the corporate management, like what happens normally, you have toxic managers and everything. This is one of the problem of the very stupid companies as well, कि वहाँ पर मैनेजर ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि बस डांट दूंगा, चिल्ला दूंगा, कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। एटलीस्ट मेरा काम तो हो जाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन योर फेवर, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आई हैव सेड इट राइट नाउ, एंड इट इज़ नॉट वर्किंग इन फेवर राइट नाउ। अगर आप अपने रिलेशन बाहर वालों से अच्छे नहीं रखोगे तो पर्सनल रिलेशन में आपके ख़राब होंगे एक साथ। आपकी वाइफ से ख़राब होंगे, आपके बच्चों से ख़राब होंगे, एक साथ ख़राब होंगे। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप कलीग्स को शिट की तरह ट्रीट कर रहे हो और अपने मैनेजर को शिट की तरह ट्रीट कर रहे हो, है ना, या फिर अपने सीनियर को शिट की तरह ट्रीट कर रहे हो, या फिर किसी को भी की बुरी तरह ट्रीट कर रहे हो। एज ए मैनेजर भी अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बुरी तरह ट्रीट कर रहे हो तो आप पर्सनली घर जाकर अच्छे रिलेशन बना पाओगे कि वहाँ से आपको टाइम मिल गया, नहीं। आपको हर जगह रिलेशन अच्छा रखना है। हर जगह रिलेशन अच्छा रखने के लिए ही आपको काम करना है। आप वो नहीं हो कि आप एक कमरे में घुस के बस मेरा फैमिली मेरा परिवार करके ज़िंदगी बिता दो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अलाउड नहीं है। आपने एक से रिलेशन ख़राब किया, वो रिलेशन जो ख़राब होगा वो हर जगह जाएगा, हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि आपका पेशेंस, अगर एक जगह आपने खुद को बता दिया कि आपका पेशेंस कम है, एक जगह अगर आपने खुद को प्रूव कर दिया कि आपका पेशेंस ना के बराबर है, तो वो चीज़ हर जगह प्रूव हो जाएगी। तो वो चीज़ रिपीट होगी कि माइंड को ये नहीं पता कि वो किससे बात कर रहा है। माइंड तो एक जगह देखेगा, अच्छा इतनी सी बात पे मैं इतना गुस्सा सकता हूँ, मैं हर बात पे इतनी सी बात पे इतना ही गुस्सा हूँगा। तो वही बंदा अपनी बीवी पे गुस्सा आएगा, वही बंदा अपने बच्चों पे गुस्सा आएगा, वही बंदा अपने फादर पे गुस्सा आएगा, मदर पे गुस्सा आएगा। दैट्स ऑल थिंग इज़। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ पे फालतू वाले गुस्सा करोगे, अपने घर वालों पे फालतू वाले गुस्सा करोगे, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव किया है कि आपका पेशेंस ना के बराबर है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है किसी चीज़ों करने का, और पेशेंस बिल्ड करना पड़ता है। पेशेंस आ नहीं जाता, दारू पी के पेशेंस नहीं आएगा, सुट्टा फूक के पेशेंस नहीं आएगा। दैट हाउ थिंग इज़, एंड यू टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स कैन गेट पर्सनल। और पर्सनल हो जाएगी जब, तो पसंद नहीं आएगा। क्योंकि बच्चे पर्सन हो गए, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। फिर तुम घर पे हो ना, तुम चिल्ला चिल्ला के अपना काम करवा लोगे। घर पे तो तुम्हें इमोशनली पकड़ लिया जाएगा, क्या करोगे फिर। एंड दैट्स नॉट ओनली फॉर मैनेजर, इवन फॉर कलीग्स हु आर शिटिंग ऑन देयर मैनेजर्स ऑल द टाइम, कि भाई चिल्ला चिल्ला के बात करना मैनेजर से। यू कांट, यू आर नॉट सपोज टू टॉक शिट टू योर मैनेजर, इवन दो यू आर डूइंग इट फॉर मनी वट एवर। आप रिलेशन ख़राब ना करो। आप मेंटली ये जान के रखो कि आप सही से अपना पॉइंट रखो, जो भी है आप तमीज़ से अपना पॉइंट रखो, और गुस्साओ नहीं। अपना गुस्सा अपने एक जगह दिखा दिया आपने, एक जगह अपना पेशेंस कम दिखा दिया, आपका कम पेशेंस हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। आपके कलीग्स में भी आपकी नहीं बनेगी फिर कि आपके आपने अपने आप को दिखा दिया कि मैं इतनी सी बात पे इतना कुछ होगी, कि आपके पास प्रेशर बढ़ता रहेगा। आप किसी प्रेशर पे गिर गए तो वो फिर आप लेवल अप नहीं कर पाओगे। तो एनीबॉडी इज गेटिंग एंग्री एट यू, physical exercise, that is the only way to improve your patience in this world right now, and there is no other way. Okay, बाकी अपना ध्यान रखना, बाय बाय।